व्हाइट ड्वार्फ को ऐसे तारों की अंतिम अवस्था माना जाता है जिनका द्रव्यमान इतना बड़ा नहीं होता कि वे न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन सके। मिल्की वे में मौजूद लगभग 97% तारे इसी श्रेणी में आते हैं। जब किसी कम या मध्यम द्रव्यमान वाले मुख्य अनुक्रम तारे का हाइड्रोजन फ्यूजन चरण समाप्त हो जाता है तो वह फैलकर रेड जाइंट बन जाता है और अपने कोर में ट्रिपल अल्फा प्रक्रिया द्वारा हीलियम को फ्यूज करके कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है। यदि रेड जाइंट का द्रव्यमान इतना नहीं है कि वह कार्बन फ्यूजन के लिए आवश्यक लगभग 10 नौ के तापमान तक पहुंच सके, तो उसके केंद्र में कार्बन और ऑक्सीजन का जड़ इनर्ट कोर बनता जाता है। जब तारा अपनी बाहरी परतें गिराकर एक प्लैनेटरी नेबुला बनाता है तो पीछे बचा हुआ यही कोर व्हाइट ड्वार्फ होता है। अधिकतर व्हाइट ड्वार्फ कार्बन ऑक्सीजन से बने होते हैं। यदि मूल तारे का द्रव्यमान 7 से 9 सौर द्रव्यमान के बीच हो तो उसका कोर कार्बन फ्यूजन के लिए पर्याप्त गर्म होता है। लेकिन 1824 में उन्होंने अनुमान लगाया कि इन दोनों के पास कोई अदृश्य साथी तारा है। बेसेल ने सीरियस के साथी की अवधि लगभग आधी सदी बताई थी। 1862 में एल्विन ग्रैहम क्लार्क ने सीरियस के बिल्कुल पास एक फीका तारा देखा जो भविष्यवाणी किए गए साथी के रूप में निकला। 1915 में एडम्स ने बताया कि सीरियस बी का स्पेक्ट्रम सीरियस जैसा ही है। 1917 में एड्रियन वैन मानेन ने एक अकेला सफ़ेद बौना खोजा। इसे वैन मानेन का तारा कहा जाता है। ये 3 40 एरिडानी बी, सीरियस बी और वैन मानेन स्टार सबसे पहले खोजे गए वाइट ड्वार्फ्स कहलाए जाते हैं, जिन्हें क्लासिकल वाइट ड्वार्फ्स कहा जाता है। धीरे धीरे ऐसे बहुत से फीके और तेज़ी से मूव करने वाले तारे मिले जिनकी चमक बहुत कम थी, जिससे शक हुआ कि ये भी सफ़ेद बौने हो सकते हैं। 1922 में विलेम ल्यूटन ने पहली बार वाइट ड्वार्फ शब्द का इस्तेमाल किया और बाद में आर्थर एडिंगटन ने इसे लोकप्रिय बनाया। 1930 के दशक तक पहला नॉन क्लासिकल वाइट ड्वार्फ पक्का तौर पर पहचाना जा सका। 1939 तक कुल 18 वाइट ड्वार्फ्स खोजे जा चुके थे। 1940 के दशक में ल्यूटन और दूसरे खगोलशास्त्री इनकी तलाश करते रहे। 1950 तक 100 से ज़्यादा और 1999 तक 2000 से ज़्यादा वाइट ड्वार्फ्स मिल चुके थे। इसके बाद स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने 9000 से ज़्यादा नए वाइट ड्वार्फ्स खोज लिए। ड्वार्फ बन सकता है। बहुत कम द्रव्यमान वाले तारे हीलियम फ्यूजन भी नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे मामलों में एक हीलियम वाइट ड्वार्फ बन सकता है जो आम तौर पर द्वितारा प्रणाली में द्रव्यमान खोने से बनता है। क्योंकि वाइट ड्वार्फ के भीतर अब कोई फ्यूजन नहीं होता, इसलिए उसके पास नई गर्मी पैदा करने का स्रोत नहीं होता। यह केवल इलेक्ट्रॉन अपसांदी दाब, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर द्वारा समर्थित रहता है, जो इसे अत्यधिक घना बनाता है। भौतिकी के नियम बताते हैं कि एक गैर घूमते हुए वाइट ड्वार्फ का अधिकतम द्रव्यमान सीमित होता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, लगभग 1.4 सूर्य द्रव्यमान। जब कोई कार्बन ऑक्सीजन वाइट ड्वार्फ इस सीमा के करीब पहुंच जाता है, अक्सर अपने साथी तारे से द्रव्यमान खींचकर, तो वह कार्बन विस्फोट के कारण टाइप 1a सुपरनोवा में फट सकता है। SN 1006 ऐसी ही एक घटना का संभावित उदाहरण है। एक वाइट ड्वार्फ अपने निर्माण के समय बहुत गर्म होता है, लेकिन समय के साथ अपनी ऊर्जा विकिरण करके धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। शुरुआत में इसका विकिरण उच्च रंग तापमान वाला होता है, लेकिन समय बीतने साफ फीका और लालिमा लिए हुए हो जाता है।
अंततः जब ये इतना ठंडा हो जाता है कि इसका पदार्थ क्रिस्टल बनने लगता है, तब ये एक ठंडे ब्लैक ड्वार्फ में बदलने की ओर बढ़ता है। आज जात सबसे पुराने व्हाइट ड्वार्फ अभी भी कुछ हजार केल्विन तापमान पर चमक रहे हैं, जो ब्रह्मांड की अधिकतम संभव उम्र का एक प्रेक्षणीय संकेत देते हैं। उसकी अधिकतम उम्र लगभग 10 की 200वीं घात साल मानी जाती है। अगर प्रोटॉन सच में टूटते हैं तो व्हाइट ड्वार्फ का द्रव्यमान बहुत धीरे धीरे घटता जाएगा। आखिर में वह इतना हल्का हो जाएगा कि उसका घनत्व खत्म हो जाएगा और वह पूरी तरह गायब हो जाएगा। व्हाइट ड्वार्फ अपने साथी तारे द्वारा खींचकर खाया जा सकता है, यानी उसकी सतह का पदार्थ खींचकर निकल सकता है। ऐसा होने पर उसका द्रव्यमान इतना कम हो सकता है कि वह ग्रह जैसा बन जाए। यह नया बना पिंड अपने साथी तारे की परिक्रमा करते हुए हीलियम ग्रह या डायमंड ग्रह बन सकता है। वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि ऐसे काल्पनिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की जाए जो उन व्हाइट ड्वार्फ तारों के आसपास हों जिनका सतही तापमान 10,000 किलोविन से कम है। ऐसे तारों के चारों ओर लगभग 0.005 AU से 0.02 AU की दूरी पर रहने योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन हो सकता है, जो करीब 3 अरब साल तक बना रह सकता है। यह दूरी इतनी कम होती है कि वहां मौजूद कोई भी रहने योग्य ग्रह ज्वारीय रूप से टाइडली लॉक्ड हो जाएगा, यानी उसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे की ओर रहेगा। क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ का आकार भी लगभग ग्रह जितना होता है, इसलिए अगर ऐसा ग्रह इस तारे के सामने से गुजरे ट्रांजिट, तो बहुत गहरा और साफ ग्रहण जैसा संकेत मिलेगा। नए शोध ने इस विचार पर शक जताया है। कुछ नए अध्ययनों के अनुसार इतने पास मौजूद ग्रहों पर बहुत तीव्र ज्वारीय बल टाइडल फोर्सेस पड़ेंगे। ये बल ग्रह पर इतना ताप और दबाव पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है, ऐसे ग्रह बनेंगे कैसे? अगर हम व्हाइट ड्वार्फ के आसपास के गैस धूल के डिस्क से बनने की संभावना छोड़ दें, तो ग्रह 2 तरीकों से वहां पहुंच सकते हैं। एक, रेड जायंट फेज के दौरान तारे द्वारा निगल लिए जाने के बावजूद किसी तरह बचकर और फिर अंदर की ओर घूमते हुए उस कक्षा में पहुंचना। लेकिन यह कम द्रव्यमान वाले ग्रहों के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि वे तारे द्वारा निगल लिया से बच नहीं पाएंगे। 2, व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद धीरे धीरे भीतर की ओर माइग्रेट करना। लेकिन ऐसा करने के लिए ग्रह को अपनी कक्षा की बहुत बड़ी ऊर्जा ताप के रूप में खोनी पड़ेगी, जो ज्वारीय घर्षण द्वारा होती है। इस प्रक्रिया में ग्रह इतने गर्म होकर जल जैसे बन सकते हैं कि अंत में रहने योग्य नहीं बचेंगे।